बूढ़े डैड मर चुके हैं, अमिताभ भाई और अजीत भाई फैमिली के प्रभारी हैं, लेकिन उन्हें हमारे इस मामले से मतलब नहीं। पूनम को ऐसा लग रहा था जैसे नारंग परिवार की मुखिया अब वो है। दृष्टि को लेकर मैं आ रही हूँ, इसलिए इस मामले को मुझे संभालना है। मैं उसे तुम्हारे साथ परेशान होते नहीं देख सकती। पूनम ने भाषण देते हुए गर्व से कहा, मैंने सुना है तुम दृष्टि के असिस्टेंट हो, तो ऊपर चल के भी यही बोलना। इनफैक्ट आज के बाद घर के बाहर किसी से भी ये मत कहना कि तुम इसके पति हो, समझे? पूनम की आखिरी बात सुनकर शिवम ठंड से मुस्कुराया और उसने उदासीनता से कहा, मुझे किससे क्या कहना है क्या नहीं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या रवैया है? बड़ों से बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? पूनम ने गुस्से में फटकार लगाई। उसने नहीं सोचा था कि शिवम जैसा बेकार, बेवजूद और छोटा आदमी उसका इस तरह अनादर करेगा। दृष्टि, इसकी हिम्मत देखी? मुझसे सवाल लड़ा रहा है। अभी तक तो मैं जानती थी कि ये निकम्मा है, आज पता भी चला कि ये बदतमीज भी है। बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है इसे। पूनम शिवम के व्यवहार से बेहद असंतुष्ट थी। उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए दांत पीसकर दृष्टि से कहा, मैं तुम्हें गाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, बस अगली बार इसको घर पर छोड़कर आना, वरना ये तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। दृष्टि को आपकी गाइडेंस की जरूरत नहीं है बुआ जी, शिवम ने हल्के से कहा। आप कहती रहती हैं कि आप दृष्टि के परिवार की मदद करना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें नारंग ग्रुप से बेदखल कर दिया गया तब कहां थी आप? पूनम झेंप गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई ये बात उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत करेगा। उसने गुस्से से कहा, क्या समझते हो तुम खुद को? मेरे सामने ओवर स्मार्ट बन रहे हो, मुझ पर ही उंगली उठाए जा रहे हो। वो वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि शिवम, जो दूर तक उसकी बराबरी में नहीं था, उससे सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो समझ नहीं रहा कि ऐसा करके वो अपने लिए मुसीबत को बुलावा दे रहा है। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम दाने दाने के लिए दृष्टि पे निर्भर होने के बारे में सोचो भी मत। इस बार मैं अपनी भतीजी के लिए एक अच्छी शादी खोज रही हूँ। लड़का जो भी होगा तुमसे कहीं ज्यादा लायक और पावरफुल होगा। पूनम ने ऊंचे और शक्तिशाली तरीके से कहा, आज्ञाकारी बनो, हद में रहो, एक असिस्टेंट की तरह अपना काम करते रहो, तभी मैं तुम्हें काम पे टिकने दूंगी। निकाल दिए गए तो मैं वादा करती हूँ पूरे दिल्ली में कहीं जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। दृष्टि हाव भाव से काफी परेशान दिख रही थी। उसने कहा, जाने दो शिवम, पूनम बुआ से मत लड़ो। सिर्फ दृष्टि की खातिर मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रही। हाँ। पूनम ने शिवम को ठंडे भाव से देखा और कहा, हालांकि उसे शिवम पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो मामला कहीं तक भी ले जा सकती थी, पर उसने चेतावनी दी, एक बात सुन लो, धरोहर हाउस शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ है। अगर तुमने ये बदतमीजी वहां दिखाई तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि दृष्टि भी कुछ नहीं कर पाएगी। पहली बात तो ये कि तुम्हारी जो हैसियत है, तुम ऐसी प्रसिद्ध जगह जहां सिर्फ बड़े लोगों को जाने की इजाजत है, वहां जाने के लायक ही नहीं हो। अरे शुक्र मनाओ कि दृष्टि के कारण तुम्हें एंट्री मिल रही है। पूनम ने अहंकार से कहा। फिर पूनम ने खुद को शांत करते हुए दृष्टि की ओर देखा और कहा, दृष्टि बेटा, धरोहर हाउस में एंट्री आसान नहीं है। काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर हॉल विशाल था और सजावट काफी शानदार थी। पश्चिमी झूमर ने एक फीकी पीली रोशनी को प्रतिबिंबित किया। एक लाल कालीन पूरे फर्श पर फैला हुआ था। गलियारों की दीवारों पर महंगी और आकर्षक ऑयल पेंटिंग्स लटकी हुई थी। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही शिवम और दृष्टि को ऐसा महसूस हुआ जैसे रईसी की चकाचौंध उनकी ओर दौड़ी चली आ रही है। वो दोनों लाल कारपेट पर होते हुए सोफे की ओर जाने लगे। शिवम ने देखा कि धरोहर हाउस में आने और जाने वाले सभी लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिला, सभी ने बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए थे।
उनकी शर्ट, पैंट, बेल्ट, जूते, बैग सभी लग्जरी ब्रांड के थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।